Am I audible guys? आवाज आ रही है? Yes, sir. चलो, सो ये लास्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। अगर आप प्रीवियस लेक्चर इसका देखोगे तो मेरे ख्याल से हम लोग डेल्टा जी कर रहे थे, राइट? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। Yes, sir. हाँ, सो लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट दिस पॉइंट लाइक माइनस डेल्टा जी। इसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम डेल्टा जी की बात की। माइनस जो डेल्टा जी है, माइनस डेल्टा जी को हम बोल सकते हैं इज द मेजर ऑफ नेट वर्क दैट कैन बी obtained from a system at constant temperature and pressure। क्या बोल सकते हैं बेटा माइनस डेल्टा जी को? लिख लो, आप लोग लिख लो, लिख लो, कंटिन्यूएशन हो जाएगा उसका। लिखिएगा, माइनस डेल्टा जी इज द मेजर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क अलग अलग है, हाँ, नेटवर्क मत कर देना। नेटवर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। इसको हम लोग यूजफुल वर्क भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज यूजफुल वर्क। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख देना नॉन पीवी वर्क, पर आप ये भी बताया होगा मैंने लास्ट टाइम। और जो नेटवर्क है इट मेजर्स मे बी इलेक्ट्रिकल वर्क, केमिकल वर्क, ठीक है? तो ये जो माइनस डेल्टा जी है ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत है, ठीक है? आगे चलकर जब आप अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ये पढ़ोगे और उसके बाद जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा तो आप फिर इसकी और इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हम लोगों ने फॉर्मूला भी एक डिराइव किया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। लिखा है आर टी एल एन वी वन बाई वी टू, ऐसा करके लिखा होगा, राइट? आज हेडिंग डालिएगा बेटा, क्राइटेरिया फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। क्राइटेरिया फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। देख लिया? देखो, अगर आप रिकॉल करो, इतना तो हमने पहले ही कर लिया है। डेल्टा एस जो टोटल है वो हमने लिखा था डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है? और हमने पहले ही ये बोल रखा है कि प्रोसेस अगर हो रहा है तो नेट एंट्रोपी शुड इंक्रीज, यानी कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स शुड इंक्रीज। सो डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये हमको पहले से क्राइटेरिया पता है। ये क्राइटेरिया किस चीज का है? whether a process is irreversible or not। ठीक है, ये पहले से हमको मालूम है। तो हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए
हम जो है क्राइटेरिया जो बनाएंगे वो सिस्टम के बेसिस पे बनाएंगे, जबकि ये क्या है, ये टोटल एंट्रोपी की बात कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा क्राइटेरिया हमें मिल जाए जो सिस्टम के बेसिस पे हो और बता दे कि प्रोसेस फीजिबल है कि नहीं है। थोड़ी बहुत बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. हाँ, वैसे तो आप ये लिख सकते हो, हम लोग मेनली गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पे जाएंगे। ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t, जो कि बाद में हम लोग du प्लस p dv अपॉन t करके भी लिख सकते हैं, राइट? Yes. हाँ, अब इसमें मान लीजिए कि कोई प्रोसेस आपने स्मॉल चेंज कराया इरिवर्सिबली, ठीक है, तो जो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होगा दैट विल बी लेस देन, इसको ऐसे बोलेंगे क्यू इरिवर्सिबल, जो कि एब्सॉर्ब्ड हीट है अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है विल बी लेस देन क्यू रिवर्सिबल। अगर प्रोसेस कैसा कराया गया बेटा, प्रोसेस अगर तुमने इरिवर्सिबल कराया है तो हम इसमें लिखते हैं बेटा कि जो क्यू इरिवर्सिबल होगा दैट विल बी लेस देन क्यू रिवर्सिबल। तो जो टी डी, ये सामने आपको टी डी एस, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आई कैन राइट टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। एक छोटा सा पॉइंट लिखो बेटा इसमें, ये कॉपी कर लिया है? याद रखना ये फॉर्मूला तभी वैलिड है इफ द प्रोसेस इज कैरीड आउट रिवर्सिबली। यहां पर हाईलाइट भी कर देना, दिस इज ओनली इफ द चेंज इज ब्रॉट अबाउट रिवर्सिबली, the change is brought about reversibly, like expansion of gas, the change is brought about reversibly। देखो ये लास्ट का पार्ट जो स्पेशली एंट्रोपी से रिलेटेड है ये थोड़ा सा अलग सा रहता है, इट्स नॉट इजी टू डील विद दिस एंट्रोपी पार्ट, बट अगर तुम सीक्वेंस में सब कुछ लेकर जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे आराम से होगी। मैं आज करा के भी दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व, जो जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं एंट्रोपी से रिलेटेड वो सब हम आज कर लेंगे। ये कॉपी कर लिया? Yes, sir. ये भी लिख दिया बेटा कि दिस इज ओनली इफ द चेंज इज ब्रॉट अबाउट रिवर्सिबली। Yes, sir. ठीक है, अब आप इसमें लिख दो कि सपोज द स्मॉल चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट इरिवर्सिबली। सपोज द स्मॉल चेंज, suppose the small change of state is brought irreversibly, so the heat absorbed by the system will be less, so the heat absorbed by the system will be less। तो हम लोग लिखेंगे dq irreversible less than dq reversible। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गैस करा रहे हो और स्मॉल चेंज आपने कराया बट इरिवर्सिबली कराया, तो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल बी लेस इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. लेकिन अगर तुमसे मैं पूछूं कि बताओ एंट्रोपी चेंज कितना होगा तो क्या बोलोगे? वो तो सेम होने वाला है ना, एंट्रोपी चेंज तो सेम ही होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है ना एंट्रोपी चेंज तो, Yes, sir. Yes, sir. राइट ना, स्टेट फंक्शन है, हीट स्टेट फंक्शन नहीं है ना, लेकिन एंट्रोपी चेंज तो स्टेट फंक्शन है। तो यहां पर ये भी हाईलाइट कर लो कि बट द एंट्रोपी चेंज ds विल हैव द सेम वैल्यू,
entropy change, ds will have the same value. समझ गए बेटा? Yes, sir. तो क्या तुम रिलेशन बता सकते हो बेटा TDS और DQ जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा? TDS इज इक्वल टू था DU प्लस PDV। ये किसके लिए है बेटा? तो अब मेरे को बताओ TDS और ये जो DU प्लस PDV है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, ये चीज तो सेम रहने वाली है। इधर वाली चीज कम हो गई तो कांट आई राइट दिस? क्या बात समझ में आई क्या? सोच लो। Yes, sir. कंफ्यूजन है तो बोल देना। अगर मैं दोनों को साथ में लिख दूं, दोनों को साथ में लिख दूं, दोनों को साथ में लिख दूं, तो मैं ये लिख सकता हूं ना, TDS ग्रेटर देन और इक्वल टू DU प्लस PDV, राइट ना? Yes, sir. ठीक है। ग्रेटर देन इरिवर्सिबल के लिए और इक्वल टू साइन किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए। कोई कंफ्यूजन बेटा? इतना कॉपी कर लिया? Yes, sir. अब मैं तुम्हें ये समझ लो कि यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ही रहने देते हैं। मैं तुम्हें अलग अलग केसेस बताता हूं, आप मुझे केवल कंडीशन बताओ, ठीक है? जैसे कि एक पहला केस, मेरे साथ साथ बोलते समय लिखते रहना, कंडीशन प्रेडिक्ट तुम करना, ठीक है ना? पहला लिखो, जैसे हम क्राइटेरिया लिख रहे हैं ना, मान लीजिए ऐसा दे दिया हो कि जो इंटरनल एनर्जी है U और जो वॉल्यूम है V वो कांस्टेंट हो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्या क्राइटेरिया हम बता सकते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए? आई रिपीट, इंटरनल एनर्जी U और वॉल्यूम V remains constant, then for isothermal process where T is constant, what will be criteria in terms of change of entropy? बताइए। TDS is greater than equal to 0. अरे सीधे हम ये लिख सकते हैं ना, Yes. नहीं समझे? चेंज इन एंट्रोपी में बताना है तो सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो पहला समझ में आया बेटा? Yes, sir. ये क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी, इफ U and V remain constant, then for isothermal process. Again, greater than 0 refers what?
reversible process, sorry, irreversible process, and equal to sign refers what? Reversible. देखो मैं चाहूं तो ये नहीं कराऊं, ये अपने आप तुम एग्जाम में भी सोच सकते हो, बट एनालिसिस करके रखते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। जितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है हम सब कर लेते हैं। लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. अब दूसरा लिखना, क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसमें केवल इतना लिख देना कि इफ एस एंड वी, एस मतलब एंट्रोपी एंड वी मतलब वॉल्यूम, आर केप्ट कांस्टेंट, देन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बताइए क्या क्राइटेरिया हो सकता है? इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में बताना है। du is less than equal to 0. अरे वाह, वेरी गुड। सो वी कैन इजीली राइट हियर du लेस देन और इक्वल टू 0। आप सोचिए, एक मान लीजिए मैट्रिक्स मैच का कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें लेफ्ट हैंड साइड ऐसा लिखा और राइट हैंड साइड वो जो ऊपर मैंने आपको हेडिंग समझ लो डला दी आपको, वो दी हुई, मैच करा सकते हो आप। Yes. ठीक है, अभी लिखिएगा नेक्स्ट। सब में पॉइंट वही है बेटा, इक्वल साइन रिवर्सिबल के लिए, और जो लेस देन या ग्रेटर लिखा है वो हम Reversible. इरिवर्सिबल के लिए बोल रहे हैं। डन? Yes, sir. हम्म, अभी लिखो क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी। क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी, इसमें आप लोग बताना मेरे को, और इसमें केवल इतना लिख लो, इफ एस एंड पी आर केप्ट कांस्टेंट, इफ एस एंड पी आर केप्ट कांस्टेंट। बताइए बेटा। Delta is less than equal to 0. बिल्कुल सही है भाई, डेल्टा एच है क्या, यही तो है पूरा का पूरा, राइट ना? तो हम बस उसको लिख देंगे, डेल्टा एच लेस देन या डी एच लेस देन और इक्वल टू 0। अगेन इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल एंड लेस देन 0 फॉर इरिवर्सिबल। याद रखना, लेकिन जो कंडीशन साथ में उसके बाद ही ये बोल पाओगे। हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ, अच्छा देखो, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें एक वर्क फंक्शन करके लिखाया था क्या, ए, या केवल जी पढ़ाया है मैंने तुम्हें? देखो पढ़ाया है ना, Yes, sir. वर्क फंक्शन ए करके पढ़ाया होगा।
तो Yes. because वो पढ़ाया है तो उसके ऑल्दो उसके पूछने के कम ही चांसेस है। जी पे फाइनली आएंगे हम लोग अभी लास्ट में, बट उससे पहले लिख दो क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट चौथा वाला लिखिएगा, फोर्थ क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन। देखो ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं अगर आप सीक्वेंस से सब कुछ करके बैठे होगे तो ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। डिफिकल्ट उनको लगेगा जो केवल एंट्रोपी का हल्का सा फॉर्मूला देखकर जाते हैं। आपको हर चीज बड़ी डिटेल वे में लिखाई है मैंने। अब इसमें ये सबसे पहले मेरे को बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला इक्वेशन है क्या डीए के लिए? डेल्टा यू माइनस तो देखो समवेयर तुमने लिखा होगा डीए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस, है ना? अच्छा, डीए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस लिखा हुआ है, तो बताओ जो डीए है और अच्छा एक टी डी एस तुमने अभी लिखा हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। अभी सामने ही तो लिखा है टीडीएस ग्रेटर देन और इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। तो बताइए डीए और पीडीवी में क्या रिलेशन होगा? डीए अगर लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा, क्या लिखोगे बेटा? इसकी रुको, एक्चुअली वर्क हम लोग माइनस पीडीवी लिखते हैं ना, तो तुम मुझे डीए और माइनस पीडीवी इनके बीच में बताओ रिलेशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दें या लेस देन और इक्वल टू लिख दें? दो रिलेशंस आपके पास हैं बेटा, सामने ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, टीडीएस ग्रेटर देन और इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, और तुम्हारे पास दूसरा रिलेशन है डीए इज इक्वल टू डी यू माइनस टीडीएस, डी यू माइनस टीडीएस। अब तुम इन दोनों को देख करके इनके बीच में रिलेशन सेटअप करो, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दें या लेस देन और इक्वल टू लिख दें? व्हाट डू यू थिंक? माइनस पीडीवी है तो तुम वो जो जो टीडीएस लिखा हुआ है उसको तुम माइनस टीडीएस कर दो, तो वो साइन बदल जाएगा ना, फिर दोनों तरफ नेगेटिव साइन आने पे। तो जो ग्रेटर साइन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? लेस के उसमें हो जाएगा, तो ये लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं। भाई अगर तुम ये माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, इनइक्वालिटी, राइट? अब अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बताओ डीए लेस देन और इक्वल टू 0 करूं? राइट ना? तो ये चीज हाईलाइट कर लो बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम ये चेंज इन वर्क फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं डीए लेस देन और इक्वल टू 0। कंडीशंस को ध्यान रखना, उसके बाद तुम्हें क्या क्वेश्चन में कंडीशन लिख के दिए उसके हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेना है। अभी किसी बच्चे को केवल इतना अगर मालूम है कि नेट एंट्रोपी चेंज हो यूनिवर्स की वो ग्रेटर देन 0, तो यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा जब तक वो घर से एनालिसिस करके नहीं जाएगा। ठीक है, चलो इतना लिख लिया बेटा। अब आप लिखिएगा फाइनल, जो सबको पता होता है और हमें भी पता होना चाहिए, वो है फिफ्थ लिखिएगा क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी। चेंज इन फ्री एनर्जी यानी आप डेल्टा जी के टर्म्स में बताओगे। अब सबसे पहले तुम्हें लास्ट लेक्चर के नोट्स में देखो डेल्टा जी लिखा हुआ या डीजी, डीजी लिखेंगे ना, डेल्टा इतनी देर से स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं ना हम लोग। देखो
डीजी कहीं लिखा हुआ मिलेगा बेटा? dg equals to VT minus LD. Yes, sir. Yes, sir. मिला कहीं? Yes, sir. तो अब अगर तुमसे मैं कंडीशन दे दूं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बताओ डीजी लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा? Sir, less than equal to 0. इसमें भी, क्योंकि इसमें भी तो एस डी टी ही आएगा ना, आप समझे ना, और माइनस साइन के साथ है, राइट? Yes. तो यहाँ पर भी जैसे ए वाला है, ये भी वही होगा। इसको भी लिख लो, और यहाँ क्लियरली लिख देना बड़ा, इक्वल टू साइन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड लेस देन रिफर्स टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिख लिया बेटा? Yes, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बोला है मैंने। yes. सो अब इसके बाद आप बिंदास केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो, तो ये सीधे सीधे आप डेल्टा जी लेस देन 0 कर दोगे। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो ये क्राइटेरिया किस चीज के लिए बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब प्रोसेस इज फीजिबल, ठीक है? तो यहां पर हम यहां लिख देंगे केमिकल रिएक्शन इज फीजिबल, डेल्टा जी लेस देन 0, प्रोसेस इज फीजिबल। आप देखोगे रिएक्शंस हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे कराते हैं। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? प्रोसेस इज नॉट फीजिबल, पॉसिबल ही नहीं है। और इक्वल टू साइन किस लिए है? Process is in equilibrium. डेल्टा जी इक्वल टू 0 ये रिवर्सिबल के लिए है, और रिवर्सिबल की फाइनल स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। आप रिएक्टेंट से शुरू करो, प्रोडक्ट से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करोगे, आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे। इसीलिए हम वहां पर रिवर्सिबल के लिए लिखेंगे इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन बेटा? हटा दें इसको। चलो, तो हमने क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत पूछने के चांसेस नहीं है, एक ये लिख लो बेटा, मैं 2-3 इक्वेशंस लिखाऊंगा, ठीक है? तो ये आप लिख लो बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, और वो डेल्टा जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर।
गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रोसेसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कॉपी कर लिया, हटा दें? वो केवल मैं लिखा रहा हूं ताकि अगर कभी कुछ आए तो आप समझ लेना कि किस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, आने की कमी चांसेस है। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, इसको भी नोट कर लो। ये बेसिकली क्या है? ये क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन है। बेसिकली अगर तुम सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर, ठीक है, इनकी ये कन्वर्जन्स की बात करोगे, फिजिकल स्टेट चेंज की बात करोगे, तो वहां ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर कोई कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स किसके लिए, कौन सी इक्विलिब्रियम के लिए, तो टू फेजेस, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर, सॉलिड वेपर, या फिर आप बोल सकते हो वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इनटू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो उसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, जो आप इक्वेशन लिख रहे हो, उसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो मैंने जब पहली बार सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बोला था, तो मैंने बोला था वो स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग, वो कोई ऐसी एक चीज नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट्स है। तो हम यहाँ पर डील कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर, सॉलिड वेपर, और एक है वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इनटू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसमें डील करते हैं। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप है। जैसे पहला वाला देखते हो आप, लिखा है ना वेपराइजेशन, इसका मतलब है कि ये कौन सी फेज चेंज के लिए है, लिक्विड वेपर। लिक्विड वेपर। ये क्या है बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये रिलेशन आप डायरेक्टली, मतलब हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो उस पर आप डायरेक्टली यूज करना, आपको आंसर आ जाएंगे। दूसरा वाला किसके लिए बेटा, सॉलिड टू वेपर। हाँ, इसीलिए यहां पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिखा हुआ है। दोनों फॉर्मूला सेम ही है, खाली वहां पर डेल्टा एच वो केवल टर्म बदल गया, एक वेपराइजेशन है, एक सब्लिमेशन है। हो गया बेटा? यस सर। मेरी ख्याल से ये भी हो गया। अभी क्वेश्चन देंगे तो आप समझ जाओगे चीजों को। ये मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, बट फिर भी इसको आप लिख कर रखेंगे। ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये देखिए, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं हम लोग ये रिलेशन एक्चुअली, बट फिर भी यहाँ पर भी लिख कर रख लो एटलीस्ट, RT। अच्छा, ये Ln है बेटा, अगर लॉग बेस 10 करोगे तो कौन सा फैक्टर आ जाएगा, ये मैंने यहां पर रिएक्शन कोशेंट करके लिखा हुआ है, क्यू को रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे या पढ़ते हैं। अब इसमें ये जो क्यू है, वैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये मेरे ख्याल से यहां पर मिसिंग हो गया।
ठीक है। सो ये जो Q है, बिकॉज हम लोग जानते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसका फाइनल स्टेट क्या होता है बेटा? फाइनल स्टेट क्या होता है? इक्विलिब्रियम। हाँ यानी कि ये जो रेशियो है उन पार्शियल प्रेशर्स में पहुंच जाएगा जब इक्विलिब्रियम होगी, और उस टाइम पर इस क्यू को हम क्या नाम दे देते हैं? के इक्विलिब्रियम। ठीक है, के इक्विलिब्रियम, राइट, के इक्विलिब्रियम। और रिवर्सिबल के लिए डेल्टा जी क्या लिखते हैं? जीरो इक्वल टू जीरो। इधर जीरो रख दो तो आपको डेल्टा, ये फॉर्मूला इस पे बेस्ड जेई मेन में तो भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ नहीं, मतलब इतना आसान। आपको डेल्टा जी नॉट दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो इट्स लाइक कि आपको गिब्स फ्री एनर्जीज ये इनके लिए दी होंगी, आप डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो, या कई बार डायरेक्टली दिया होता है आपको के पूछता है के इक्विलिब्रियम। बड़ा आसान से क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो ये बस रिलेशन एक लिख लो। वैसे जब अभी वो चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम तो उसमें ये होगा ही, बट फिर भी थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स में भी लिख कर रखो फॉर्मूला, कि कहीं पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में जाने की जरूरत ना पड़े। इक्विलिब्रियम आते ही क्यू किसके बराबर हो जाता है? ए। अगर क्यू बड़ा है तो वो छोटा होना चाहेगा। क्यू आप दिखा रहे हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। क्यू अगर पहले छोटा दिया है और के बड़ा है तो क्यू अपने आप को इंक्रीज करेगा और कहां तक पहुंचना चाहेगा? के तक। इसके लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये सब उसमें होगा, ये सब बहुत आसान है। ट्रस्ट में सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका क्वेश्चन अगर तुमसे एग्जाम में गलत हो जाए तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। दो चैप्टर बहुत ही आसान होते हैं। एक फ्यूचर में आएगा सॉल्यूशन चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में, और एक ये केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो हो गया। अच्छा, इसमें एक और आप लिख लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बेटा एक और रिलेशन। अभी केवल ऐसे नाम के लिए लिख लो, कोई ऐसा स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, लेकिन कई बार होता है ना कि कहीं कोई क्वेश्चन एक आध दिख गया। ऐसा एक रिलेशन है जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे,
अगेन डेल्टा जी के बारे में तो आप जानते ही हो, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब ये जो आपका एन, ई और एफ है, ये हम आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जैसे जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प लेके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि आपने लिख लिया जिंक सॉलिड और यहां पर मैंने डाल दिया Cu2 प्लस एक्वस, तो यहां पर जिंक एक्वस मिल गया, जिंक Zn2 प्लस एक्वस, और मिल गया Cu सॉलिड। ये केमिकल रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देखोगे, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या आप देख पा रहे हो इस चीज को? Yes, sir. तो एक रिडॉक्स रिएक्शन, अच्छा इसमें क्या तुम ये देखकर बता सकते हो ऐसे गेस करके कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में? दो. तो ये जो N होगा ना वो 2 हो जाएगा। तो N बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। देखो तुम्हें कुछ आता नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फिर भी तुम फॉर्मूला एनालाइज कर रहे हो, समझे ना? कि तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि ये सब क्या है, बट एक फॉर्मूला दिया है जिसको बस एनालाइज करके रख लेना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो पढ़ने ही वाले हैं। लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब होगा क्या बेटा कि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा तो उसमें हम लोग क्या बैटरीज वगैरह पढ़ते हैं। तो एक सेल बनाने के लिए हमें, आप इसको ऐसे एकदम अगर हल्के से वे में बताऊं आपको, मान लो एक जिंक आपने रॉड ली और जिंक रॉड को आपने जिंक सल्फेट में डाल दिया, तो ये जो सिस्टम तैयार हुआ ना, इसको हाफ सेल कहते हैं। जिंक किस में डाल दिया बेटा? ZnSO4 में। और एक दूसरा आपने लिया कॉपर रॉड ली और किस में डाल दी? कॉपर सल्फेट में डाल दी, इसको दूसरा हाफ सेल बोलते हैं। और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो नीचे भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये पूरा समझ लो कनेक्शन हो गया। इस पूरी चीज को क्या नाम देते हैं? सेल। समझ गए? और सेल, अब क्या होगा कि भाई ये जो आपने जिसको हाफ सेल बोला हुआ है, जिसको हाफ सेल आपने बोला हुआ है, दो हाफ सेल, ये एक हाफ सेल है और एक ये हाफ सेल है, राइट? इन दोनों के बीच में रिएक्शन तभी फिजिबल है जी, ये जो हाफ सेल है। अब बेसिकली हो क्या रहा, तुमने जिंक जब ZnSO4 में डाला तो जिंक और Zn2 प्लस आपस में कांटेक्ट में आए। जब कॉपर कॉपर सल्फेट में डाला तो कॉपर और कॉपर 2 प्लस आपस में कांटेक्ट में आए, राइट बेटा? ठीक है। अब आगे चलकर मेरे ख्याल से हो सकता है तुमने पास्ट में भी लोअर क्लासेस में कहीं पढ़ा होगा, क्या तुमने ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसे कुछ टर्म पढ़े हैं क्या? पढ़ा है क्या? सो हर एक हाफ सेल जो है, हाफ सेल को ओवरऑल इलेक्ट्रोड भी कई बार बुलाते हैं। हाफ सेल को एक नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोड। वैसे तो ये जो रॉड दिख रही है इसको भी इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, बट हाफ सेल को हम लोग कई बार इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसका अपना एक पोटेंशियल है प्रोसेस कराने का, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का भी हो सकता है टेंडेंसी, और रिडक्शन की भी टेंडेंसी हो सकती है। ठीक है, दोनों तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप Zn से Zn2 प्लस कराना चाहते हो, तो इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर तुम इसको चाहते हो कि ये Zn2 प्लस से Zn में जाए तो क्या मेजर करोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना,
वैसे ये इतना जरूरी नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हो, बट जैसे मान लीजिए कि आपने 2 हाफ सेल्स उठाए, दोनों हाफ सेल्स की डेटा आपके पास है, इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास है, इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास है वैल्यूज, और आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसके रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, यानी किसकी पावर ज्यादा है रिडक्शन में जाने की? सेकंड वाली। इसकी। हाँ। इसकी रिडक्शन की पावर ज्यादा है, तो ये फटाफट कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। और बिकॉज तुमने कनेक्शन बना रखा है, तो ये रिडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड कौन सप्लाई करेगा? यानी कि ये फटाफट ऑक्सीडाइज होने लगेगा और प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी कि एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। कौन रिड्यूस हुआ ये बताने के लिए पहले तुमने वैल्यूज चेक की, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? और स्टार्टिंग में जो डिफरेंस था रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का, उसको कहते हैं ई सेल। ये जो ई लिखा है ना, ये वही है कि आपने 2 हाफ सेल्स लिए, उनको कनेक्ट करने वाले हो, दोनों हाफ सेल्स को, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मालूम है आपको, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मालूम है, दोनों का डिफरेंस ले लो, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ई सेल, जिसको आप मेजर भी कर सकते हो वोल्ट मीटर लगा करके। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? ठीक है। अगर बाई चांस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दोनों की इक्वल हो तो क्या प्रोसेस शुरू होगा? नहीं। और एक और खास बात कि मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, प्रोसेस शुरू हो गया, और प्रोसेस कब तक चलेगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, इसका कम था, अब प्रोसेस हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। एक स्टेज आएगी जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? प्रोसेस रुक जाएगा, उसको फिर बोलेंगे इक्विलिब्रियम। नहीं समझ में आई बात? थोड़ा बहुत समझ में आया ना? हाँ, उससे काम चला लेंगे। तो ये ई सेल का मैंने आपको आइडिया दिया। एफ भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू 96500 कूलम्ब होती है, बट उसकी कोई खास जरूरत नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। सो ये एक फॉर्मूला, इसको भी लिख कर रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो डेल्टा जी, एक तो थर्मोडाइनेमिक्स वाला जितने भी फॉर्मूलाज वो मैंने आपको दे दिया, एक डेल्टा जी मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वाला दे दिया, और एक डेल्टा जी मैंने आपको जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे वो भी दे दिया। कुछ पूछना हो, कंफ्यूजन हो गया तो पूछ भी सकते हो, हेजिटेट मत करो।
कॉपी कर लिया क्या? Yes, sir. ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का पेन चल रहा है। No, sir. वो सर साफा हो गया। हो गया, चलो ठीक है। सो ये गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड चीजें भी हमने कर ली। सेकेंड लॉ का सब कुछ डिस्कशन कर लिया। थर्ड लॉ वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, आप चाहो तो एक बार और लिख लो। और पहले भी मैंने लिखाया था कि थर्ड लॉ हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर एंट्रोपी, क्योंकि आप जब इंटीग्रेट करते हो और टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, तो एंट्रोपी 0 रख देते हो तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी आ जाती है किसी दूसरे टेम्परेचर पे। हो गया? Yes, sir. चलो अब एंट्रोपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़े से डिस्कशन करते हैं, इससे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। Sir, any option? वेरी गुड। सबने सोच लिया बेटा? Yes, sir. हाँ। सो ये तो देखो उसने खुद भी फॉर्मूला आपको दे दिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और सारी वैल्यूज भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब ये नहीं आए, सोचो कितने आसान है। एंट्रोपी से कई बार हम डर जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा मतलब इट्स लाइक बहुत सिंपल तरीके से चीजें लिखी नहीं होती, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन पढ़ो
तो कितना आसान है, आपको डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच दिया है, सीधे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, केवल चेक कर लो डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसमें क्या आया, less than 0. कितना आया था, 2000 minus 5 because line is ऐसे वो कैलकुलेट नहीं किया पर समझ में आता है। ऐसे कर दिया, चलो सही है, लेकिन ए लिख दो, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो कुछ आएगा बेटा -3960। वही है। अच्छा, मैंने अगर पहले बता दिया होता तो तुम लोग यही बोलते ना, यही आया है। चलो, सबने कर लिया, हटा दें इसको। हम्म सबको ए आया? हाँ, तो अलग अलग बोलो, नाम बोलो और ऑप्शन बोलो। अरे एक का नहीं है, अपना नाम बोलो। ये अनुज नहीं आया, अनुज का भी ये आ रहा है। अनुज का भी है, सब बर्बादी हो जाएंगे। चलो देखो, सबसे पहली चीज लिखा हुआ है कि when CaCO3 is heated to a high temperature, it decomposes into CaO and CO2. However, it is quite stable at room temperature. ठीक है, it can be explained by the fact. अब ऑप्शन ई क्या कहता है, डेल्टा एच डोमिनेट्स द टर्म डी डेल्टा एट हाई टेम्परेचर। पहले तो तुम जैसे ये इक्वेशन सामने लिखी हुई है, राइट। अब इसमें तुम चाहो तो कंडीशन बना सकते हो बेटा कि डेल्टा, अच्छा ये हीट करने का मतलब ये प्रोसेस क्या है बेटा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब हो गया डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, राइट। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और जब तुम CaCO3 को हीट करोगे, जब तुम CaCO3 को हीट करोगे तो सॉलिड, एक कंपोनेंट सॉलिड बनेगा और एक गैस बनेगा, यानी कि रिएक्टेंट साइड में ज्यादा गैस है या प्रोडक्ट साइड में ज्यादा गैस है? तो बताओ एंट्रोपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हो गए, डेल्टा एच और डेल्टा एस। सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई, टेम्परेचर पे आ गई। तो बताओ रिएक्शन इरिवर्सिबल कब होगी, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा या इरिवर्सिबल हो जाएगा, और उसके लिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा इसके ऊपर। क्या करेक्ट आंसर होगा?
कितने लोगों का भी आया? हाथ उठाओ बेटा। चैंपियन, क्या नाम है बेटा? वैसे उतना समझ में तो नहीं आया मेरे को। अथर्व, हाँ, ग्रुप में तू मैसेज डालता है मेरे को लग रहा है, नाम सुना सुना है। चलो, तो 3 लोगों के नाम मेरे को पता चल गए, पद्मकांत, अनुज और अथर्व। चलो, हटा दें इसको। यस यस सर। बड़े कॉन्सेप्ट जरूर पॉइंट वाइज जरूर लिख लेना। हमने 2-3 चीजें यहाँ देखो लिखी, क्या? एक इक्वेशन लिखी और उस इक्वेशन में ये दिखाया कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में किधर गैस कंपोनेंट ज्यादा है। जिधर गैस कंपोनेंट ज्यादा हुआ उधर डेल्टा एस, हमने बोला उधर एंट्रोपी बढ़ी। तो अब इसमें बिकॉज प्रोडक्ट साइड में गैस ज्यादा, इसलिए जब प्रोसेस होगा जिसको डेल्टा एस बोलोगे तो दैट वुड बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। और हीट करना पड़ रहा था, इसीलिए हमने एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला। ठीक है, तो सारे राज एक्चुअली इसी इक्वेशन में छिपे हुए हैं। जब तुम लिखते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो कंडीशंस इसमें हम कई सारी बना सकते हैं बेटा, कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, डेल्टा इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस बताने के लिए। उसी तरह से मान लीजिए कि ये डेल्टा एच जो है वो निगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, ठीक है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है डेल्टा जी के लिए वो तो बहुत अच्छी कंडीशन हो गई, लेस देन 0 की। क्या बात समझ में आई? ठीक है, सो ये कंडीशंस अपने आप तुम्हें समझ में आएंगी कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या होगा। तो मेरे को बताओ बेटा, अगर डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, किस टाइप के टेम्परेचर्स पे? हाई टेम्परेचर्स पे कि लो टेम्परेचर्स पे? आप अपने नोट्स में वो कंडीशंस लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूं, वो कंडीशंस लिखते जाओ और आंसर यहां लिखते जाना अपना। पहला मैंने क्या बोला बेटा, कि अगर डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो बताओ डेल्टा जी किन टाइप के टेम्परेचर्स पे निगेटिव होगा, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस किस टाइप के टेम्परेचर्स पे होगा, लो टेम्परेचर्स पे या हाई टेम्परेचर्स पे? आंसर है ऑल टेम्परेचर्स। कितने लोगों ने ऑल बोला था? झूठ बोलने वाले 2 लोग लगातार हाथ उठाए। चलो, दूसरा मैं बोलूं बेटा, ये बताओ अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी निगेटिव किन टाइप के टेम्परेचर्स पे होगा? हाई टेम्परेचर्स, जो अभी हमने लिखा। हो गया? हाँ, तीसरा लिखो बेटा, दोनों निगेटिव हो, डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एस निगेटिव, तो बताओ डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, स्पॉन्टेनियस कब होगा? दोनों नेगेटिव होने से क्या हुआ, डेल्टा एस जब नेगेटिव हुआ तो माइनस टीडीएस बन गया पॉजिटिव, और हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन टी डेल्टा एस कब होगा, जब टेम्परेचर्स की वैल्यू लो। सबने यही सोचा था। अब एक केस लिख लो,
जब डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस निगेटिव है। अब बताओ हाँ, तो यहां लिख दो बेटा कि डेल्टा G will always be positive. Process will be non-spontaneous at all temperatures. लिख लिया बेटा? चलो ये भी तुमने कर लिया। इसके बारे में सोचो। सबका आ गया? A is the correct answer. सर पर डी क्यों नहीं हो सकता? कौन सा? डी ऑप्शन सर। बी की बात कर रहे हो? बी बॉम्बे? डी पर। हाँ, उसमें क्या है? हाँ, एंट्रोपी ड्रिवन नहीं होगा ना बेटा? सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी फॉर दिल्ली उसकी बात कर रहे हो ना? तो तुम्हारा एक्चुअली इसमें कोई गैस कंपोनेंट नहीं है। एंट्रोपी चेंज जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। समझे ना? यस सर, यस सर। तो वो एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस है क्योंकि वो डेल्टा एच उसके लिए नेगेटिव है। ठीक है? यस सर। चलो ये मेरे ख्याल से तुमने कर लिया। चलो इसको पहले पढ़ लो बेटा, डेटा क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से अटेम्प्ट करो।
सर सर प्लीज एक्सप्लेन। नहीं आया क्या? अरे इतनी उम्मीदों से मुझे लगा कि तुम कर लोगे इसको। चलो अब इसमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई है देखो बेटा। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी दिया है एट अ सर्टेन टेम्परेचर कैन बी कंप्यूटेड एज दिस, ठीक है। द चेंज इन वैल्यू, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। डेल्टा जी, डेल्टा, ये सब फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपके पास हैं। कंसीडर दिस रिएक्शन, रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए डेल्टा एच नॉट, सबके देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन दी हुई है वैल्यूज। अगर आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया तो डेल्टा एच रिएक्शन आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट बेसिकली। फिर मेरे ख्याल से डेल्टा एस नॉट भी निकाल लोगे। कोई प्रॉब्लम है क्या डेल्टा एस नॉट निकालने में? डेल्टा एस नॉट रिएक्शन का अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा? एस नॉट ऑफ CH3OH माइनस एस नॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस 2 टाइम्स एस नॉट ऑफ H2। एम आई करेक्ट? ठीक है, किसी ने निकाला बेटा ये वैल्यूज? -16 आ रहा था। तो ये वैल्यू निकाल लेना, ऐसा कुछ नहीं, ये तो आसान है। इसके हाँ, इसके बाद तुमसे पूछा क्या है? डेल्टा एस नॉट, यही तो पूछा है, लेकिन वो 300 केल्विन पे पूछा है, और जो तुमने निकाला वो किस केल्विन पे है? सर ऑल डेटा 300 केल्विन लिखा है ना सर। हाँ, तो फिर तो आंसर आ जाना चाहिए तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है? फिर कौन बोलेगा एक्सप्लेन करो? हु सेड के एक्सप्लेन करो? ये सबसे हो गया बेटा? हाँ सर। देखो ये भी हो गया। हाँ, सबसे हो गया ना। असली क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अब आएगा, ये है असली क्वेश्चन इसका। वो सब तो तुम ऐसे ही निकाल लोगे, सब्ट्रैक्ट करना था। अभी तुम किरचॉफ इक्वेशन के बारे में सोचो बेटा।
सबसे पहले बिकॉज सीपी वैल्यूज दी हुई है सीपी नॉट, तो सबसे पहले डेल्टा सीपी निकालो बड़ा रिएक्शन के लिए, दैट विल बी सीपी ऑफ CH3OH माइनस सीपी ऑफ CO माइनस 2 टाइम्स सीपी ऑफ H2। निकाल पाओगे? हो पा रहा है? सर हमारा डी आ रहा है सर। डेल्टा एस नॉट पूछा है, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। मेरे पास जो आंसर दिया है मेरे पास भी डी ही दिया है। तुम लोगों को डी आ रहा है? चलो इसको हटा दें। यस एक एक करो फिर ब्रेक देता हूँ। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है बेटा। Have you got any answer? Yes, sir. Sir, C option. बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। एक और रह गया ये पैसेज का, ये भी वो आसान ही है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कर दोगे। तुम्हारे पास डेल्टा एस है, तुम्हारे पास डेल्टा एच है, तुम टेम्परेचर मालूम है 320, और केवल वैल्यू निकालनी है। सर डी ऑप्शन। ए बोल रहे हो? डी डी इज करेक्ट।
इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो एक ब्रेक ले लो पहले, काफी टाइम। वापस आ गए? हाँ चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप जा भी सकते हो, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ तो कर ही लिया है। ठीक है, ये सामने क्वेश्चन नया दिख रहा है बेटा आपको? चलो इसको अटेम्प्ट करो, बोलो ना। बॉम्बे। तुरंत ही आंसर आ गया, वेरी गुड। सबको आ गया? सबको आ गया? ये देखो, ये कर पाओगे क्या? सबको आ गया? पद्मकांत आया क्या? हाँ तो ट्राई करो पहले। आया किसी का? देखो कितना आता है सॉल्व करके। देखो, अगर रिवर्सिबल कह देता
तब तुम डेल्टा एस टोटल 0 लिख देते, बट प्रोसेस क्या है? हाँ, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। बताइए कितना निकल रहा है, बोलिए। डेल्टा सिस्टम कितना आया? तो डेल्टा सराउंडिंग कितना आया है? -11। परफेक्ट। डेल्टा सिस्टम निकालो। 11.48 आ रहा है। 48 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से 52 आना चाहिए। 11.52 कर लो तो तुम्हें परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। बी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। तुम लोग कभी डी बोल रहे हो, कभी सी बोल रहे हो, काश भी बोलते। हो गया? देखो, ये कर पाओगे? देखो, सबसे पहले तो तुम लोग ए और बी की वैल्यूज निकाल लो बेटा। टेम्परेचर रख दो 10 और 20 एक एक बार, तो आपको दो इक्वेशन, दो अननोन बन जाएगी। ए और बी की वैल्यू आएगी। फिर एंट्रोपी निकालने के लिए तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा dq/t वाली इक्वेशन को। सर डी आता है क्या? बॉम्बे। दोबारा बोलो बेटा। सर डी बॉम्बे। बिल्कुल सही। बाकी लोग, पद्मकांत तुम्हारा नहीं आया? सर मिलके बाकी लोगों का आया कि नहीं? आया। लास्ट में बेटा इसमें तुम्हें सिंपली ये कर लेना है ना। अगर ए और बी का वैल्यू आ जाता है तो सिंपली इंटीग्रेट कर दो। तुम ये ds लिखते हो, इंटीग्रेट कर दो यहाँ पर। अगर मान लीजिए आप T1 की वैल्यू 0 केल्विन ले लो, तो S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर जो S2 होगा वही एक्चुअली एंट्रोपी हो जाएगी, जो टेम्परेचर इस पे दिया हुआ है। तुम्हें ये T1 नहीं लेना है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स यूज करना है। और यहाँ पर बिकॉज सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंसी यहाँ पर, तो सी डी टी कर दोगे तो ये हो जाएगा ए टी क्यूब बी टी, और ये डी टी ये हीट हो गया अपॉन टी कर दो। क्लियर है? तो इंटीग्रेट करोगे तो इधर तो T1 वाला वैल्यू तो 0 लिखते जाओगे, और उधर वो सीधे S2 - 0 इज S2 आपको निकालना है। चलो, ये हमने फिनिश कर दिया। अब आप जो बुकलेट है उसको सॉल्व करिएगा बेटा। मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चंस लगभग आ जाएंगे, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं होगी।